हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर और जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बोलते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। देखो एनएमसी अगर हम देखें है ना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ये कब बना है भाई? ये बना है 25 सितंबर 2020 को। इसका जो आपको हेडक्वार्टर लगता है वो दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अगर हम देखें इसके जो अभी बने हैं नए नए अध्यक्ष, वो है अभिजात सेठ। अच्छा, अक्टूबर 2024 में इस्तीफा किसने दे दिया था? ये जो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा देख रहे हो। अब इस्तीफा तो दे दिया, कोई और अगला अध्यक्ष आया नहीं, तो ये ही संभाल रहे थे जब से इस्तीफा देने के बाद भी। और अब नए आ गए हैं, कौन? अभिजात सेठ। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? तो क्या वो ब्रदर इन लॉ है, पुत्र है, या फिर ग्रैंडसन है, या फिर भाई है? तो पुत्र इज द राइट आंसर। अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम किया था कि मौर्य वंश की नींव रख दी थी, और ये 0 से 322 बीसी में रखी है, यानी कि 0 से 322 पहले, ठीक है, रखी है। अच्छा, अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी माता मूर के नाम पर इस वंश का नाम रखा था मौर्य वंश। ओके, मौर्य वंश रखा। अगर हम देखें 297 बीसी में कौन गद्दी पर बैठ गया था भाई? वो बैठ गया है बिंदुसार यहां पे। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। फिर उसके बाद आगे जाके 273 बीसी में कौन? अशोक गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अशोक गद्दी पर बैठ गया, जो कि बिंदुसार का बेटा था अशोक। और अशोक ने अपना राज्याभिषेक कुछ समय के बाद करवाया, 269 बीसी में करवाया था। और 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कलिंग जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहां आक्रमण किया था। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? बिंदुसार का बेटा है अशोक, पुत्र। ठीक है भाई। अच्छा, बिल्कुल आखिरी का शासक इन मौर्य साम्राज्य वालों का, वो अगर हम देखें वो है बृहद्रथ। याद रखोगे कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने नए वंश की नींव रख ली थी, शुंग वंश की। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखो आरपीएफ कब बना है? ये 1872 की बात हम कर रहे हैं। आरपीएफ, और आरपीएफ को क्या बोला जाता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिल जाएगा? दिल्ली। और इसकी जो नई महानिदेशक वो कौन हो जाएंगी भाई? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। ओके, अगर हम देखें, देखो रेलवे बोर्ड अलग है। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? 1905 में। अगर हम इसका अध्यक्ष देखें तो वो कौन है? वो हो जाएगा इसमें से सतीश कुमार। ओके भाई, ध्यान रखोगे, सतीश कुमार। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने, है ना भाई, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? अब वो कौन सा है? अनुशीलन समिति है क्या? देखो ये तो 1902 में बनी थी और बंगाल की तरफ एक्टिव थे ये तो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर अब HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ये कब बनी है? 1928 में बनी है। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे गदर पार्टी, ये 1913 में बनी है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के अंदर। तो हमारा राइट आंसर है अभिनव भारत। देखो क्या हुआ, पहले ना सबसे पहले मित्र मेला की स्थापना करी थी। मित्र मेला की स्थापना 1899 में किसने करी है? VD सावरकर ने करी है। किसके साथ मिलकर करी है? गणेश सावरकर के साथ मिलकर करी है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों ने मिलकर कर दी, दोनों भाई थे। अब इन्होंने इसको मित्र मेला को 1904 में क्या कन्वर्ट कर दिया? अभिनव भारत में। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। ये डंडे के दम पर आजादी चाहते थे, है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे। अच्छा, ये जो मित्र मेला बना था 1899 में, नासिक में बना था। ओके, कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? नासिक के अंदर हुई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया? एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हवा में जो रक्षा करता है, जो कोई मिसाइल आ रही होती है, रॉकेट आ रहा होता है, फाइटर जेट आ रहा होता है, उसको हवा में ही उड़ा देना। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ था, S-400, इसने हमारी बहुत मदद करी थी। ये हमने रूस से लिया था, जो पाकिस्तान ने हमारी तरफ, है ना भाई, जो उसने मिसाइलें दागी थी, रॉकेट, ध्यान रखोगे, दागे थे। और जैसे कोई
फाइटर जेट हो गया, फाइटर जेट तो हालांकि उसके नहीं आए इस रडार में और ना वो इस तरफ आए थे, या फिर ड्रोन हो गए, उनको ऊपर से ऊपर ही हवा से हवा में ही किसने खत्म कर दिया था? S-400 ने, जो हमने रशिया से लिया था एयर डिफेंस सिस्टम। और ऐसे ही हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम भी बहुत मदद कर रहा था, है ना, ये हमारे ही देश का बना हुआ है, यानी कि स्वदेशी है, ये भी इस काम को करने में सक्षम है। तो ये दोनों मदद कर रहे थे हमारी। अभी अब हमारी, है ना भाई, फौज ने क्या और काम किया है? भारतीय सेना ने एक और अच्छा काम किया कि आकाश प्राइम का और सफल परीक्षण कर लिया है ना, ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर कर लिया है, लद्दाख के अंदर टेस्टिंग करके देख लिए कि क्या ये भी सक्षम है या नहीं। हाँ, ये भी सक्षम है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने कौन सी मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान के ऊपर? बराक 8 और ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है वो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम से मिलकर बना हुआ है वो ब्रह्मोस नाम। ठीक है। बोलता है ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो यह है शिमला में, और शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है, आपको हिसार में देखने को मिल जाएगा, हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, डेयरी अनुसंधान संस्थान तो ये आपको करनाल में देखने को मिल जाएगा, हरियाणा के अंदर। अगर मैं गेहूं और जौ दोनों का पूछूं, गेहूं और जौ का, ये आपको करनाल हरियाणा में ही देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही गन्ना अनुसंधान संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ये कहां मिलेगा? गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऐसे ही गन्ना प्रजनन, ध्यान रखोगे, गन्ना प्रजनन के नाम से आपको कहां पर देखने को मिलेगा, है ना भाई, अनुसंधान केंद्र, वो मिलेगा आपको कोयम्बटूर के अंदर। कोयम्बटूर कहां पर है? ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। 2025 में कुमुदनी लाखिया रजनीकांत लाखिया को, जिनका पूरा नाम कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लेकिन कुमुदनी लाखिया ज्यादा प्रसिद्ध है, को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? चलो देखते हैं। देखो क्या हुआ कि 1982 में इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। और 1987 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और साल 2010 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। साल 2025 में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। ये भी आप ध्यान रखोगे। और 2025 में ही इनका निधन भी हो गया। ठीक है भाई। और ये कहां से बिलोंग करती थी? ये गुजरात से बिलोंग करती थी, लेकिन ये कथक से जुड़ी हुई थी, यानी कि आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण 2025 में मिला। ओके, ये किससे? अगर आप देखोगे कथक, कथक कहां का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य? यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, यूपी का शास्त्रीय नृत्य। ये जो आप कथक देखते हैं ना, कथक ब्रज की रासलीला से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। समझ गए? ब्रज क्षेत्र की जो रासलीला है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर आप देखोगे कथक को, कथक से बिरजू महाराज भी जुड़े हुए हैं। ओके भाई, बिरजू महाराज भी जुड़े हुए हैं, है ना, लच्छू महाराज भी जुड़े हुए हैं, लच्छू महाराज। ओके, दमयंती जोशी भी जुड़ी हुई है। दमयंती जोशी को पहली महिला माना जाता है जो साड़ी में कथक करा था जिसने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो कृति सेनन आप हीरोइन देखती हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है कथक कथा करने वाले के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये कथक जो नाम आया है वे कथा करने वाले के नाम से आया है। ठीक है भाई। राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है? जरा बताओ। देखो राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखोगे, और केरल में बहुत है, ध्यान रखोगे, सड़क का घनत्व। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर क्या है? राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व इज द राइट आंसर। केरल में एरिया छोटा है, ठीक है, और सड़कें ज्यादा है, समझ गए, और जनसंख्या भी ज्यादा है। राजस्थान में एरिया बहुत बड़ा है और जनसंख्या कम है, और ऊपर से राजस्थान की स्थलाकृति, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जैसलमेर की साइड का, वहां पर बहुत कम सड़कें हैं, जनसंख्या भी कम है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये।
बोलते हैं स्मृति लेख, ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसकी लेखिका कौन है? तो सर ये हो जाएंगी दीपा मलिक इज द राइट आंसर। ओके, और 2016 में ये सिल्वर मेडल लाई थी और ये एक पैरा खिलाड़ी है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पैरा खिलाड़ी है, ये बात ध्यान रखना। ये शॉर्ट पुट में लेकर आई थी, है ना भाई, शॉर्ट पुट में ये सिल्वर मेडल लेकर आई थी। रियो डी जेनेरियो में हुआ था वो, ब्राजील के अंदर पैरा ओलंपिक, उसमें ये लेकर आई थी 2016 में। इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और 2017 में इनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। राइट, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। जैसे साइना नेहवाल की हम जानते हैं प्लेइंग टू विन, मैरी कॉम की हम जानते हैं अनब्रेकेबल। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हरिशैन किसके राज कवि थे? अगर हम देखें हरिशैन, तो ये किसके थे? ये थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, देखो गुप्त वंश की अगर हम बात करें, गुप्त वंश अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें, गुप्त वंश की नींव श्री गुप्त ने रखी है और इसके पास किसकी उपाधि थी? इसके पास महाराज की उपाधि थी। देखो उस समय ना महाराज की उपाधि उसके पास होती थी जो किसी ना किसी का सामंत होता था, जो किसी ना किसी के अंडर कार्य करते हो, तो ये जरूर किसी ना किसी के अंडर काम करते होंगे, तभी इनके पास महाराज की उपाधि है श्रीगुप्त के पास। आगे चल के इसमें घटोत्कच आया है। ओके भाई, घटोत्कच। अच्छा, उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी करा है, समझ गए, कुमार देवी से विवाह भी किया। और इसने गुप्त वंश के अंदर स्वर्ण सिक्के भी चलाए, है ना भाई, सोने के सिक्के भी चलाए। और इसने गुप्त कैलेंडर भी चलाया है, गुप्त संवत भी चलाया है। और 319 ईस्वी में इसने गुप्त कैलेंडर चलाया था। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद समुद्रगुप्त आया। अब समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या बोला है भाई? विंसेंट स्मिथ ने बोला है भारत का नेपोलियन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत का नेपोलियन बोला है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे, इसने धनुर्धारी प्रकार के भी सिक्के चलाए और इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए ये दिखाया गया, यानी कि वीणा का प्रेमी था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशैन था, तो हरिशैन से संस्कृत भाषा में प्रयागराज के स्तंभ लेख के ऊपर इसने लिखवाया है अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है भाई, क्या भाई मेरे बारे में बढ़िया बढ़िया चीज लिख। और संस्कृत तो इनकी वैसे भी दरबारी भाषा थी और ये विष्णु जी के उपासक हुआ करते थे और टैक्स लेते थे 1/6 साल भर की उपज का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, साल भर की उपज का टैक्स कितना लेते थे? 1/6, ये ध्यान रखना। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन गद्दी पे बैठ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? वहां पर कुमार गुप्त बैठा, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त गद्दी पे बैठा, जिसने हूणों को हरा दिया था, है ना। और अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर आप देखोगे, बिल्कुल इनको अंतिम जो शासक है, हालांकि उसके बाद छोटे छोटे शासक आए, जैसे कि हम भानुगुप्त बोल सकते हैं। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख है। वो एरण अभिलेख इस समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल आखिरी था इनका विष्णुगुप्त थर्ड। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वो अब देखो, ध्यान से सुनना, इस बार एक नई कैटेगरी आई है स्वच्छता सर्वेक्षण में। वो कौन सी आई है? पहले ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 का सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार, ये ध्यान रखोगे कौन सा है, ये नई रैंकिंग आई है। हर बार आते हैं बिल्कुल कि भाई सबसे स्वच्छ शहर ये है, लेकिन इस बार अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बना दी और वो सबसे बढ़िया बनाई है सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। तो सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी कैटेगरी में पहला पुरस्कार किस शहर को मिल गया है? वो मिला है इंदौर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इंदौर फर्स्ट, सूरत है सेकंड, और नवी मुंबई है थर्ड, और विजयवाड़ा है फोर्थ। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ओके, अब सेम सुपर स्वच्छ लीग में 3 से 10 लाख तक आबादी वाला देख लेते हैं। तो ध्यान रखोगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, है ना भाई, ध्यान रखोगे, स्वच्छ लीग में अगर आप देखोगे 3 से 10 लाख आबादी में पहली रैंक किसको मिली है? 3 से 10 लाख में जो मिली है वो नोएडा को फर्स्ट मिली है, और मैसूर को सेकंड मिली है, चंडीगढ़ को थर्ड मिली है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। मैसूर को थर्ड है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना। ये किसको मिली है? नोएडा को फर्स्ट मिली है, चंडीगढ़ को सेकंड मिली है, और मैसूर को थर्ड मिली है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोएडा इज द राइट आंसर।
ओके, नोएडा वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। तो ये स्वच्छ लीग का हमने देखा है, ठीक है। और जिसमें ये स्वच्छ लीग ना मिले उसके लिए आगे पढ़ते हैं, अभी चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, देखो पहले आईपीएल, एक डब्ल्यूपीएल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम का कैप्टन कौन थी? तो सर अगर हम देखेंगे यहां पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वुमेन प्रीमियर लीग 2000 है ना 23 में शुरू हुई थी, ये पहली शुरू हुई है, राइट। और इसको मुंबई जीत गई थी, दिल्ली हार गई थी फाइनल में। 2024 का जब हुआ तो आरसीबी की महिलाएं जीत गई थी सेकंड वाली, है ना। और यहां पर ध्यान रखोगे दिल्ली यहां भी फाइनल में हार गई। तो जब 2025 में हुआ ना, इसको फिर से मुंबई जीत गई, यानी कि ये तीसरा वाला था टोटल, और मुंबई दूसरी बार जीत गई थी। तो तीसरा वाला डब्ल्यूपीएल जो हुआ 2025 में, उसको मुंबई जीत गई। मुंबई पहले वाले को भी जीत गई थी, 2 बार मुंबई जीती हुई है, 1 बार आरसीबी जीती हुई है। वुमेन की बात करें तो दिल्ली फिर से हार गई, तो दिल्ली तीनों बार फाइनल में हारी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मुंबई के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अगर आप देखो वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल जो हुआ है वो बेबॉन क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है, मुंबई में हुआ है। अच्छा, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 14 फरवरी को शुरू हुआ और ये 15 मार्च को एंड हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 15 मार्च को एंड हो गया 2025 में। इसमें जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी फाइनल में, वो हरमनप्रीत कौर रही हैं। और अगर आप देखोगे पर्पल कैप किसको मिला? जिसने ज्यादा विकेट लिए। तो किसने लिए है भाई? यहां पर ये लिए है ना, अमेली केर ने, याद रखोगे, अमेली केर, ठीक है। ये मुंबई की टीम से ही खेलती। और अगर आप देखोगे ऑरेंज कैप जिसने ज्यादा रन बनाए, ठीक है भाई, ऑरेंज कैप तो ज्यादा रन जो बनाए इस सीजन में वो किस महिला प्लेयर ने बनाए? यहां पर नेताली ब्रांट ने बनाए, नेताली ब्रांट। और ये किस टीम की तरफ से खेलती? मुंबई की ही तरफ से खेलती। तो ऐसे भी आप ध्यान रखो, यानी कि कुल मिलाकर मुंबई का दबदबा रहा इस बार, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर स्वच्छ लीग नहीं है, अब अलग है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024-25 का स्वच्छ शहर अवार्ड 10 लाख प्लस आबादी श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको दिया है? सीधा सीधा है ना। और आप 10 लाख प्लस वाला ढूंढ रहे हो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अहमदाबाद गुजरात। यहां स्वच्छ लीग नहीं है, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा स्वच्छता रैंकिंग का अहमदाबाद गुजरात, ठीक है भाई। बोलता है 3 से 10 लाख वाला देखते हैं इसी स्वच्छ शहर में, ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो ये किसको मिला है? मीरा भयंदर को मिला है। ये ठाणे जिले के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र का है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से जर्नलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 में प्रेस विनिमय को निरस्त कर दिया? यानी कि विनिमय का मतलब होता है प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया। जरा बताओ वो कौन सा है? मैटकॉफ। देखो क्या हुआ, 1823 में प्रेस पर रोक लगा दी गई ही, हालांकि बार बार लगाई गई है, अलग अलग बार, कई बार लगाई गई है। एक बार 1823 में भी लगी है। अब उसको जाके 1835-36 में कौन आया था यहां पर भारत का गवर्नर जनरल बनके? भारत का गवर्नर जनरल बनके वो आया है ये, ठीक है भाई, मैटकॉफ। इसको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। इसका मेन काम बस वही था एक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है ये समावेशी विकास के लिए, पर्यटन के लिए मनाया गया है। और 25 जनवरी को हम ये दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाते हैं। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नागा विद्रोह नेता है, क्या नाम है इनका? ध्यान रखोगे, गाइदिनल्लू पामेई को रानी गाइदिनल्लू की उपाधि किस राजनीतिक नेता के द्वारा दी गई थी? देखो, नागालैंड की तरफ एक नागा महिला थी गाइदिनल्यू, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, लोगों का हुजूम बना के, गुट बना के। और उनको 1932 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कब डाल दिया था? 1932 में। और फिर इनको कब निकाला गया जेल से? 1947 में, ठीक है भाई। तो ये इनको रानी की उपाधि दी थी किसने? नेहरू जी ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ना भाई? वो किया गया है ली कार्बोजियर। ये फ्रांसीसी, ध्यान रखोगे, कौन थे? फ्रांसीसी थे। और इन्होंने ही चंडीगढ़ शहर को डिजाइन भी किया था। चंडीगढ़ शहर को क्या किया था? डिजाइन। ये भी आप ध्यान रखोगे। चंडीगढ़ में एक झील भी पड़ती है, सुखना झील। चंडीगढ़ राजधानी भी है 2 राज्यों की, पंजाब और हरियाणा की।
और साथ साथ में चंडीगढ़ एक खुद में केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये भी आप ध्यान रखना, चंडीगढ़ जो बसा हुआ है ना, वो बिल्कुल ऐसे ग्रिड सिस्टम पर ये पूरा का पूरा बसा हुआ है, यानी कि जाल पद्धति पर ये बना हुआ है। बहुत तमीज से बसाया गया शहर है वो। अगर उसमें कभी कोई नए सेक्टर जोड़े जाते हैं तो थोड़ा सा इधर को बढ़ा लेते हैं, समझ गए, और अगला मामला तैयार हो जाता है। ओके भाई, फिर और बढ़ाना होता है उधर को तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऊपर को, और नया शहर का फिर से और बढ़ा लेते हैं, समझ गए, तो ऐसे करते हैं उसमें। चंडीगढ़ बहुत हिसाब से बसा हुआ शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है किसको? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को। अभी तो पता है तुम्हें वहां पे प्रयागराज में क्या है कि बाढ़ आई पड़ी है भैया, गंगा यमुना का जोर है वहां पर बहुत ज्यादा, और इस समय बहुत खराब स्थिति है उधर। ओके, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर किसको? तो ये कौन सा हो जाएगा? पटना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। पटना जो है ये गंगा के ही किनारे बसा हुआ है, और गंगा के किनारे बसी हुई किसी राज्य की अगर राजधानी है तो बिहार की पटना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाता है लखनऊ, और लखनऊ आपको गोमती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गोमती नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और गोमती नदी है ना, पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है, और ये किस में मिल जाती है? गंगा में। तो गंगा की सहायक है लेफ्ट से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सरकार कितने चरणों में जातिगत जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी? तो और वो ध्यान रखोगे, पहला चरण कब से शुरू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2026 से। उसमें जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनकी कराएगी। फिर उसके बाद दूसरे चरण में ये होगा अगला वाला 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगा अगला चरण। उसमें सभी बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की गणना कराई जाएगी। ठीक है भाई, जनसंख्या की गणना कराई जाएगी। तो 2 चरणों में होगी ये। अच्छा, अभी तक क्या था कि भाई ध्यान रखो, जैसे 2001 में आ गई, 2011 में आ गई, है ना भाई, और उसके बाद जो आनी थी वो 2021 में आनी थी। तो जनगणना का चक्र बदल गया, नहीं आई 2021 में। ओके, जनगणना का जो साइकिल चल रहा था हर 10 साल के हिसाब से, वो नहीं है, अब बदल गया है ये। तो ये भी आप ध्यान रखना। लास्ट टाइम हमारी कब आई थी? 2011 में, और वो 15वें नंबर की थी। ठीक है भाई, कितनेवें नंबर की थी? 15वें नंबर की, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। अब देखो ध्यान से, यूरोपियन यूनियन, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये जो यूरोपियन यूनियन है 1993 में बना है, और इसमें 27 देश आते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ओके भाई, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो जाएगा। और इसमें 27 देश है, और इन्होंने यूरोपियन यूनियन वालों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वडीनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो देखो भाई, अभी क्या हुआ, इस यूरोपियन यूनियन ने 18वें दौर के रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। अब हमारा क्या लेना देना है भाई? रूस के ऊपर लगाओ प्रतिबंध, हमारे पे क्यों लगा रहे हो? हमारे पे इसलिए लगा रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, कि ये जो आप वडीनार रिफाइनरी देख रहे हो ना, ये गुजरात के अंदर है, और ये हमारी ही नायरा एनर्जी कंपनी लिमिटेड की है, समझ गए। इस हमारी ही इस कंपनी की ये वडीनार रिफाइनरी, और भारत की हमारी दूसरी बड़ी रिफाइनरी है। पहली बड़ी हमारी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में ही है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। ओके, ये इनकी है, नायरा वालों की। अब क्या है, ये ठीक है चल रही थी, लेकिन ये जो वडीनार रिफाइनरी है ना, नायरा एनर्जी लिमिटेड हमारी कंपनी की, हमारे ही देश की ये कंपनी है, और हमारे ही देश की कंपनी की ये है। ठीक है भाई, वडीनार रिफाइनरी। लेकिन इस वडीनार रिफाइनरी के अंदर रूस का भी परसेंटेज है, 49.13%। समझ गए, क्या ही तो गड़बड़ है, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, इंडिया रशिया से ले रहा था कच्चा तेल, है ना, क्रूड ऑयल। लेने के बाद यहां रिफाइनरी में, उसको ध्यान रखोगे, पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, केरोसिन अलग किया, तो यहां पर रिफाइन किया जाता है वो। तो यूरोपियन यूनियन बोला कि यार रशिया का फायदा हो रहा है इसमें, रशिया इंडिया को तेल बेच रहा है ना, और उसके बदले जो पैसा मिल रहा है उससे यूक्रेन को पीट रहा है रशिया। ऐसा नहीं होने देंगे, ये तो गड़बड़ है भाई, इसलिए इसके ऊपर बैन लगाया जाए, वडीनार रिफाइनरी के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये
बोलते हैं नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहां पर लगता है नागजीरा वाला? तो सर नागजीरा वाला हमें लगेगा महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है? मुंबई के अंदर आपको मिल जाएगा। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? तो वो सारंगी बजाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। उस्ताद सुल्तान खान भी यही बजाते हैं, उस्ताद सुल्तान खान भी यही बजाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बांसुरी जैसे कि हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं, है ना, ये भी आप ध्यान रखोगे। हारमोनियम अप्पा जलगांवकर बजाते हैं, अप्पा जलगांवकर ये बजाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। तबला जैसे कि हम बोलने लगे जाकिर हुसैन, है ना, जैसे कि उनके पिता जाकिर हुसैन के अल्लाह रखा। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। या फिर आप किशन महाराज को भी लगा सकते हो, किशन महाराज, ये भी आप ध्यान रखोगे। जाकिर हुसैन का निधन हो गया था 2024 में ही। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? देखो भाई, आपको याद है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। ठीक है भाई, है ना। तो यानी कि प्रधानमंत्री उस मंत्री परिषद का हेड होगा, है उस मंत्री परिषद का ही हिस्सा प्रधानमंत्री भी। ओके, अब देखो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 74 में वही तो लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। तो हमारा राइट आंसर है। बोलता है थिरुवतीरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये कहां का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और केरल में ही आप ध्यान रखोगे ओणम भी मनाया जाता है। ओणम, ओणम कितने दिन का मनाया जाता है? ये 10 दिन का मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार ये किसने बनाया है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? देखो, पहली बात तो क्या है, स्वदेशी है, हमारे देश में बना हुआ है, और इसको बनाया है ना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने बनाया है। ओके, 120 मीटर, ध्यान रखोगे, इसकी आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी, और तकरीबन 10,500 आपको इसमें टन वजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नाम क्या है? निस्तार, ध्यान रखना। बोलते हैं सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख क्या लाभ है? देखो, हमारे यहां संसदीय प्रणाली है भाई, बिल्कुल ठीक है, हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से अगर वो चले संसदीय प्रणाली, तो उसका एक बढ़िया लाभ क्या है, जरा बताओ। तो क्या लगाओगे? कार्यपालिका और विधायिका पर पूर्ण अधिकार प्राप्त। नो, यह विधायिका कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है? एक तो होती है न्यायपालिका, जो हमारे कोर्ट है, वो अलग हो गए, न्यायपालिका अलग। विधायिका जैसे मान के चलो जो हमारे नेताजी हैं, है ना, जिनको हमारे मंत्रालय मिले हुए हैं, जब वो संसद में जाते हैं तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया का काम करते हैं, विधायिका का काम करते हैं वहां। ठीक है, और जब वो अपने ऑफिसेज में जाते हैं बैठने के लिए, वहां वो कार्यपालिका का काम कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही बंदा जो विधायिका का भी काम कर रहा है और कार्यपालिका की काम कर रहा है, तो दोनों में सामंजस्य चल रहा है ना, बढ़िया बात है। यही तो संसदीय प्रणाली की बढ़िया बात है, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं झुमुर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें किया जाता है? असम के अंदर, वहां की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है, चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। पगरुम्बा नृत्य भी असम का ही है। बोलता है किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 कर दी है? ठीक है भाई, तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन इज द राइट आंसर। देखो क्या था, 1969 में वहां पर 21 से घटाकर 18 की गई थी, राइट, और अब 2025 में वहां 18 से घटाकर 16 कर दी है वोट डालने की उम्र। इससे अब 95 लाख मतदाता और इनके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इज द राइट आंसर। अच्छा, अब ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, हमेशा ध्यान रखो। ब्रिटेन में आते हैं जैसे कि इंग्लैंड हो गया, जैसे कि स्कॉटलैंड हो गया, ओके भाई, स्कॉटलैंड, जैसे कि वेल्स हो गया, ये देश आते हैं। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में कौन आते हैं? अच्छा, इन्हीं देशों को फिर से लिख लीजिए, जैसे कि इंग्लैंड हो गया,
जैसे कि स्कॉटलैंड हो गया, है ना, प्लस वेल्स हो गया, और इनके साथ एक और देश को ऐड कर लीजिए, उत्तरी आयरलैंड को। हालांकि उत्तरी आयरलैंड जो है ना भाई, ध्यान रखोगे, आयरलैंड के सिर्फ उत्तरी हिस्से को आप ऐड करोगे, पूरे आयरलैंड को नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लोगे तो आपका यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इसमें आते हैं, और बिल्कुल ही आपस में मिले हुए देखने को मिल जाएंगे। और फिर आपको यूनाइटेड किंगडम में क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और साथ में आप उत्तरी आयरलैंड को भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, आयरलैंड के उत्तरी हिस्से को भी ऐड कर लोगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है पूरा। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। हालांकि उत्तरी आयरलैंड जो है वो मिला हुआ नहीं है, वो अलग है थोड़ा साइड में। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर। वेस्ट बंगाल किसके साथ? नेपाल के साथ भी करता है, प्लस भूटान के साथ भी करता है ना भाई। नेपाल भूटान के साथ सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ साथ साथ, है ना भाई, बांग्लादेश के साथ भी साथ साथ करता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, है ना भाई, आश्व विजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो वो कौन सा है? अटला टड्डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में राजहंस पर्व भी मनाया जाता है, यानी कि फ्लेमिंगो त्योहार। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। यूक्रेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ओके, और वहां की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? यूलिया बन गई है भैया। ठीक है, यूलिया स्पिरिडेंको। ठीक है, वो यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई है। भारतीय संसद में, है ना भाई, भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? जैसे मान के चलो भाई, है ना, नई नई संसद चुनकर आई है ना भाई, नई नई लोकसभा चुनकर आई है, या फिर अगर हम देखें कोई नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जैसे कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ठीक है भाई, तो उससे पहले जो राष्ट्रपति का भाषण होता है ना, वो तैयार मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, और आर्टिकल 87 के थ्रू वो अपना भाषण देता है। कुल मिला के रटा रटाया एक भाषण होता है केंद्र सरकार का, जिसको वो बोल रहा होता है वसवा बैठ के, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई 1918 को किसका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में? नेल्सन मंडेला का। और 2013 में इनकी निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चे, और अगर आप देखोगे ये 1993 में इनको क्या मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और 1994 से लेकर 1999 के बीच में साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे, और इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। हमने भी इनको 1990 में क्या दिया था? भारत रत्न दिया था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी? देखो, ऐसा था, जो हैदराबाद के अंदर शासक हुआ करते थे वो निजाम की उपाधि धारण करते थे। तो निजाम की जो खुद की संपत्ति थी ना, खास संपत्ति, उसको सरफ खास संपत्ति बोला जाता था। ओके भाई, और वो कितनी थी? 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई थी। ठीक है भाई, हालांकि हमने हैदराबाद को आजादी के बाद 1948 में, है ना, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हमने भारत संघ में शामिल कर लिया था। ठीक है भाई, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? तो वो है 125 यूनिट। देखो, जैसे मान के चलो आपका पहले 200 यूनिट बिल आता था या 250 आता था, उसमें से अब 125 को काट दिया जाएगा, बाकी का बिल आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यानी 125 तक फ्री है, उसके बाद जैसे पहले आता था उसी हिसाब से, उसी दर से, उसी रुपए के हिसाब से आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब ये बात उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री से पूछी गई। ठीक है, और जब पूछी गई, जी ये उसने बिहार ने तो 125 यूनिट फ्री कर दी है, तो बताए वो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री? वो कहते हैं अरे वो बिजली देंगे तब ना फ्री करेंगे, देते ही नहीं है। समझ गए? बात ऐसी कर दो कि अगला आदमी उठे ही ना, डेड है, खत्म मामला। आ जाओ इधर। बोलता है मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था? इसे मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता